अब आप देखिए आंकड़ा, बाकी बातें हम करते रहेंगे लेकिन आंकड़ा डिफरेंस जो बढ़ता जा रहा है जी 148 सीटों पर रुझान सामने आ चुके हैं 243 में से। एनडीए 83 सीटों पर आगे है, इंडिया अलायंस 58 सीटों पर और अन्य के खाते में 7 सीटें जा रही हैं। और दूसरा डिफरेंस देखिए एनडीए के भीतर भी जो 83 सीटों पर आ गए उसमें बीजेपी 49 सीटों पर और जेडीयू 32 सीटों पर है। काफी क्लोज नजर आ रहे हैं, ज्यादा डिफरेंस नहीं नजर आ रहा। बीजेपी 49 पिछली बार जितना डिफरेंस नहीं था, लेकिन देखिए पिछली बार का मसला तो ये भी था कि चिराग पासवान ने बड़ी चतुराई से अपने कैंडिडेट उतारे थे। केवल मुझे लगता है कि 3 या 4 ही सीटें ऐसी थी चिराग पासवान जो लड़े थे, जो जिसमें बीजेपी कैंडिडेट के खिलाफ वो लड़े थे, बाकी सारे कैंडिडेट्स उन्होंने जेडीयू के खिलाफ। बिल्कुल, और एक सीट पर जीते थे चिराग की पार्टी, मटिहानी सीट बेगूसराय की वो सीट थी जहां से उनके उम्मीदवार बाद में पार्टी भी छोड़ गए जब पार्टी का बंटवारा हो गया। तो इस वक्त एनडीए में हम बात करें तो बीजेपी 50 सीटों पर आगे है, जेडीयू 32 सीटों पर आगे है। 18 सीटों का यह अंतर देखने को मिल रहा है। जेडीयू, प्रशांत किशोर तो दावा कर रहे थे सुमित कि जेडीयू को 25 से ज्यादा सीटें नहीं आएंगी, लेकिन जेडीयू तो 25 सीटों का आंकड़ा क्रॉस कर गई है शुरुआती रुझान में। प्रशांत किशोर का वो दावा तो कहीं ना कहीं गलत साबित होते दिख रहा है। एलजेपी रामविलास चिराग पासवान की पार्टी को 29 में से अभी शुरुआती रुझान में 1 सीट मिलती दिख रही है और आरएलएम उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को 6 में से 1 सीट अभी मिलती दिख रही है। जैसा कि मैंने आपको बताया, उनकी पत्नी वाली सीट ही होगी मुझे लगता है। सासाराम से उनकी पत्नी स्नेहलता, आप देख भी सकते हैं टैली में चल भी रहा है, स्नेहलता आगे चल रही है। बाकी की तमाम 5 सीटों पर खाता खुलता नहीं दिख रहा है। जमुई से श्रेयसी सिंह आगे चल रही हैं। जी, श्रेयसी सिंह नेशनल लेवल शूटर रह चुकी हैं। नेशनल नहीं रोहन, वो इंटरनेशनल लेवल की शूटर रह चुकी है। मैंने खुद उन्हें कवर भी किया है कॉमनवेल्थ गेम्स में। उनके पिताजी दिग्विजय सिंह थे बांका के, वो बड़े लीडर रहे थे जेडीयू के, और जब उनकी मृत्यु हुई अचानक, श्रेयसी सिंह एक शूटर थी। कॉमनवेल्थ गेम्स में उन्होंने सिल्वर मेडल उन्होंने जीता था, एशियन गेम्स भी उन्होंने पार्टिसिपेट किया है, और श्रेयसी सिंह एक अच्छी शूटर थी डबल ट्रैप की। श्रेयसी के पिताजी की मृत्यु हुई थी जब वो लंदन में थे। कॉमनवेल्थ गेम्स में जो टॉर्च आती है, वो टॉर्च रिले के लिए वो लंदन गए हुए थे, वहाँ से टॉर्च रिले आनी थी और लंदन में कोई मीटिंग थी शायद कॉमनवेल्थ गेम्स की को लेकर, वहाँ पर उनकी मृत्यु हुई। अचानक से खबर आई थी, हमें याद है जब वो खबर आई थी उसके बाद श्रेयसी सिंह अपनी रेंज पर थी जब उन्हें सूचना दी गई कि उनके पिताजी की मौत हो गई है। पॉलिटिकल जो विरासत थी वो श्रेयसी सिंह ने संभाली, गई बीजेपी में शामिल हुई, चुनाव लड़ा, जीती, फिर से दोबारा चुनाव लड़ रही हैं और आगे। वो एक शूटर थी, एक अच्छी शूटर श्रेयसी सिंह को कहा जा सकता है। वहाँ से उन्होंने अपने पिताजी की पॉलिटिकल विरासत को संभाला है। और सबसे बड़ी बात सुमित, आपने जो आंकड़ा बताया ना, सबसे बड़ी बात यह है कि 2020 में श्रेयसी सिंह जमुई विधानसभा सीट से जीती तो जरूर, और सब पहली बार बीजेपी का जमुई सीट पर खाता भी खुला श्रेयसी सिंह के बलबूते। क्योंकि वो मतों से जीती, वो जेडीयू में रहते थे। बिल्कुल, उनके पिताजी जेडीयू में थे। बिल्कुल, लेकिन और श्रेयसी सिंह की पॉपुलैरिटी अच्छी खासी है, हमने देखा है, और चूंकि वो शूटर भी रही है तो एक क्रेज भी है लोगों में। जरूर श्रेयसी उन्होंने बिहार का नाम रोशन किया है, बिल्कुल, नो डाउट, काफी क्रेज है, और जमुई सीट से इसी वजह से इस बार भी वो आगे चल रही हैं श्रेयसी सिंह। तो आंकड़ा मैं आपको बता दूं 150 के पार हो चुका है आंकड़ा। 151 सीटों पर रुझान सामने आ चुके हैं। एनडीए 86 सीटों पर आगे है, इंडिया अलायंस 58 सीटों पर, अदर्स यानी अन्य के खाते में 7 सीटें जाती दिख रही हैं, जिसमें जन स्वराज पार्टी के खाते में 4, ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के खाते में 2 और तेज प्रताप यादव की जनशक्ति जनता दल के खाते में 1 सीट जाती दिख रही है। तेज प्रताप यादव खुद महुआ सीट से विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं और खुद ही वो आगे चल रहे हैं। अनंत सिंह मोकामा से अभी भी आगे चल रहे हैं। रुझानों में बेगूसराय से बीजेपी के कुंदन कुमार आगे चल रहे हैं और आरा सीट से बीजेपी के संजय टाइगर आगे चल रहे हैं। वीणा देवी मोकामा से पीछे चल रही है, अनंत सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ रही थी। छपरा से अब खेसारी लाल यादव भी पीछे चल रहे हैं। छपरा सीट की बात करें सुमित, पिछले 2 बार से सीएन गुप्ता वेस्ट चेहरा थे बीजेपी के। सीएन गुप्ता बहुत दिग्गज नेता है, वहां से चुनाव लड़ते आ रहे थे और एज फैक्टर था कहीं ना कहीं इस बार काफी ज्यादा, तो सीएन गुप्ता के बदले छोटी कुमारी को वहां टिकट दिया गया। 35 से 40 के बीच उनकी एज है और सोशल वर्कर हैं, काफी वहां पे उनकी पैठ भी अच्छी खासी है छोटी कुमारी की। तो छोटी कुमारी कहीं ना कहीं आगे चलते नजर आ रही हैं और खेसारी को कहीं ना कहीं, जैसा कि हम कई चुनावी विश्लेषक भी कहते नजर आ रहे थे कि वो सभा में भीड़ तो दिखती है यंगस्टर्स की पॉपुलर है, और खेसारी लाल यादव इस चुनाव में मुझे लगता है कि जितने कंट्रोवर्शियल बयानों की वजह से रहे, जितने उनके बयानों को लेकर उनके अटैक्स जो उन्होंने अपोजिशन पर किए और जो उनके काउंटर अटैक्स हुए उनके विरोधियों के, उसको लेकर ज्यादा चर्चा में रहे। पवन सिंह के साथ उनके विवाद को लेकर बहुत ज्यादा चर्चा में रहे, वो ज्यादा चर्चा में रहे। देखिए
हम देखते हैं ना कि आजकल कई सारे ऐसे कैंडिडेट्स भी आते हैं जिनके इंस्टाग्राम पर लाखों में फॉलोअर है, हजारों में फॉलोअर है, जब वो चुनाव लड़ने जाते हैं तो पता चलता है कि उनको 150 वोट नहीं मिला, बिल्कुल है ना। तो ऐसा भी होता है। तो खेसारी लाल यादव की पॉपुलैरिटी है, लेकिन किस सेंस में वो पॉपुलैरिटी है ये भी देखने वाली बात होगी। भोजपुरी स्टार्स तो कामयाब रहे हैं, मनोज तिवारी को देखो कामयाब रहे हैं, रवि किशन को देखो कामयाब रहे हैं, लेकिन खेसारी लाल कैसे स्टार रहे हैं, क्या परफॉर्मेंस उनका रहा है और क्या वो वोटर्स को अट्रैक्ट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। उन्होंने जो बयान दिए, जिन भोजपुरी के कलाकारों या संगीतकार या गीतकारों के खिलाफ बयान दिए, वो लोग कितने पॉपुलर थे, उनकी अपना फैन बेस है, तो क्या वो लोग उसको वोट देंगे कि नहीं देंगे, ये सारे कई सारे मसले हैं। फैन बेस है, प्लस राम मंदिर को भी खेसारी लाल यादव ने राम मंदिर पर भी बयान दिया कि हाँ, कई सारे विवादित बयान दिए, तमाम विवादित बयान दिए और सोशल मीडिया पर तो काफी उन्होंने सुर्खियां बटोरी, चर्चा में भी रहे, लेकिन कहीं ना कहीं वो भीड़ जो उनकी सभा में जुटती थी वोटों में तब्दील होते नहीं दिख रही है। शुरुआती रुझान में खेसारी लाल यादव अभी पीछे नजर आ रहे हैं। बीमा भारती रुपौली विधानसभा सीट से बीमा भारती आगे चल रही है, इस बार आरजेडी से चुनाव लड़ रही है और 5 बार इस सीट से विधायक रह चुकी है बीमा भारती। सबकी नजरें इस बार बीमा भारती पर टिकी हुई हैं। बीमा भारती इस वक्त आगे चल रही है रुपौली विधानसभा सीट से, जेडीयू छोड़कर आरजेडी में आई और उनका जेडीयू छोड़ना बड़ा चर्चा में रहा था, मतलब कई लोगों ने छोड़ा था उस समय, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा में बीमा भारती रही थी। बीमा भारती इस वक्त रुपौली विधानसभा पति को भी शायद गिरफ्तार किया गया था, कुछ ऐसा हुआ था। जी। तो बीमा भारती रुपौली विधानसभा सीट से आगे नजर आ रही है और काराकाट सीट से पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह पीछे नजर आ रही हैं। काफी सुर्खियों में ये मैटर रहा पवन सिंह और उनकी पत्नी ज्योति सिंह का। एक्चुअली उनको, ज्योति सिंह को तो चुनाव लड़ना नहीं था पहले शुरुआत में, वो तो चुनाव लड़ने की बात ही तब आई जब पवन सिंह ने बीजेपी ज्वाइन की थी, तब उनकी पत्नी को उनके विरोधियों ने आगे किया या वो खुद आगे आई, पता नहीं, लेकिन क्या वजह रही होगी और क्या इशू रहा होगा, लेकिन उन्होंने कहा मैं चुनाव लड़ूंगी। पवन सिंह तो पीछे चले गए, पवन सिंह ये बात जान गए कि वो मैं लड़ूंगा तो वो लड़ेंगी, तो उनका विवाद सामने आएगा और जितना ज्यादा विवाद सामने आएगा उतना पवन सिंह की इमेज पर नुकसान होगा। ये पवन सिंह ने, मुझे याद है प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने कही और कहा कि औरत के आंसू तो सबको दिखाई देते हैं, मर्द का दर्द किसी को दिखाई नहीं देता। तो ये उनका खैर पर्सनल मैटर है, कोर्ट में केस चल रहा है, लेकिन वो ये कह सकते हैं कि जो ज्योति सिंह वाला विवाद था उसके बाद ही पवन सिंह ने चुनाव न लड़ने का डिसीजन लिया। उससे पहले चर्चा, हालांकि उन्होंने बयान जरूर ये दिया कि मैं चुनाव लड़ने के लिए बीजेपी में नहीं आया हूं, प्रचार करूंगा, लेकिन चर्चा यही थी क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने बीजेपी में शामिल होने के बाद उपेंद्र कुशवाहा से जाकर मुलाकात की थी, आशीर्वाद दिया था, तो ये चर्चा थी क्योंकि जहां जैसे सीट से लड़ने की बात थी वहां पर कुशवाहा वोटर भी अच्छे खासे, और पिछली बार पवन सिंह के चुनाव लड़ने की वजह से ही लोकसभा के चुनाव में उपेंद्र कुशवाहा की हार हुई थी। इसके बाद उन्हें बीजेपी समझौता करके उन्हें राज्यसभा से आना पड़ा था। तो तैयारी पवन सिंह की भी पूरी थी, चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी थी, लेकिन जैसे ही उनके बीजेपी में शामिल हुए, उपेंद्र कुशवाहा से मिले, बातचीत करी, तुरंत उनकी पत्नी ज्योति सिंह का मसला सामने आया, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई, बाइट्स देने लगी और बोल दिया कि मैं भी चुनाव लड़ूंगी, तो फिर पवन सिंह को पीछे हटना पड़ा। मुझे माइलेज देने की कोशिश थी कहीं ना कहीं, हाँ जो भी था, लेकिन पवन सिंह को पीछे हटना पड़ा। उन्होंने कहा फेस सेविंग के लिए कि मैं चुनाव लड़ने के लिए नहीं बीजेपी में आया हूं, लेकिन इशू हुआ था अच्छा खासा, उन्होंने प्रचार भी किया। लोकसभा के चुनाव में भी हमने देखा था पवन सिंह को लेकर वहां बंगाल से आसनसोल से टिकट दिया गया था, फिर उनके गानों को लेकर वहां पे कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई थी कि महिला विरोधी वो अश्लील गाने गाते हैं, ये सब कंट्रोवर्सी। असल में क्या था ना कि आसनसोल में वहां पर जो बिहार के माइग्रेंट लोग हैं वो अच्छी खासी संख्या में वहां पर हैं और पवन सिंह की काफी ज्यादा पॉपुलैरिटी है। बेसिकली देखिए तो भोजपुरी स्टार्स की पॉपुलैरिटी आपको बिहार के लोगों से ज्यादा, जो बिहार के माइग्रेंट लोग बॉम्बे में हैं, दिल्ली में हैं या कलकत्ता या बंगाल में, नॉन रेजिडेंट बिहारी जिनको कहते हैं, वहां पर ज्यादा होती है। तो उस पॉपुलैरिटी के बेस पर ही उनको टिकट देने की बात हुई थी। लेकिन जब देखा गया कि भाई बंगाल का चुनाव है और बंगाल ममता बनर्जी तो महिलाओं को लेकर कुछ ज़्यादा ही उसमें रहती हैं, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं वो महिला सम्मान को लेकर, महिलाओं की बात को लेकर। आप देखिए कि टिकट्स भी महिलाओं को काफ़ी बांटती हैं वो। तो वहाँ से फिर बात ये साफ हो गई कि भाई पवन सिंह को टिकट नहीं दिया जाएगा। उसके बाद फिर दूसरे इधर फिर बिहार में उनकी बात हुई थी। खैर काराकाट से हम चर्चा कर रहे हैं, ज्योति सिंह पीछे चल रही हैं और ज्योति सिंह हमें उम्मीद भी नहीं है कि वो जीतेंगी ज्योति सिंह, लेकिन वो चर्चा में दूसरी वजह से आई थी। उनका पीछे चलना कोई ज्यादा मतलब इतने बड़ी खबर मुझे नहीं लगता है, क्योंकि उनका मकसद चुनाव लड़ने का ये शायद नहीं था। काराकाट सीट से सीपीआई काफी ज्यादा मजबूत है। सीपीआई के अरुण सिंह पिछले काफी कद्दावर नेता है, पिछले बार चुनाव जीते थे। 2020 में बात करें तो एनडीए में जी, और विजय सिन्हा को सुनेंगे। विजय सिन्हा क्या कुछ बोल रहे हैं, डिप्टी सीएम। लेकिन संविधान का ज्ञान नहीं, संवैधानिक संस्था का सम्मान नहीं, अप्पू और पप्पू बिना सोचे समझे, बिना गंभीरता से कुछ भी उन्माद फैलाने का, सामाजिक सौहार्द तोड़ने का वातावरण बनाते हैं और कुछ भी बयान दे देते हैं। इसलिए उनकी बात को कोई गंभीरता से नहीं लेता है।
लेकिन जो रुझान दिखाई जा रहा है, क्या लग रहा है कि उससे भी आगे बढ़कर जो संख्या है और भी बढ़ेगी? निश्चित तौर पर आप लोगों ने जो एग्जिट पोल में दिखाया उससे ज़्यादा बेहतर हमारा रिजल्ट होगा बिहार का। लखीसराय के लिए क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह की यहाँ की जनता मालिक है, जो भी जनादेश और निर्णय देंगे हम उनका स्वागत करेंगे। तो अकाउंटिंग सेंटर जा रहे हैं सर, निश्चित तौर पर पूजा पाठ करने के बाद? जी हाँ। अब क्या एक ही बार जीत के साथ ही निकलेंगे? चलिए, माता की जो हो कृपा, उनकी इच्छा। कर्म अपने हाथ में है, परिणाम उनके हाथ में है, और हम लोग कर्म में कमी नहीं रखे हैं। पूरी पवित्रता, शुद्धता, पारदर्शिता के साथ लोकतंत्र के महापर्व में भागीदारी सब लोगों का हो, सामाजिक सौहार्द बना रहे और सब मिल करके इस महापर्व में पवित्रता के साथ मनाएं, यही हमारी शुभकामना है सबको। तो जाहिर तौर पर विजय सिन्हा डिप्टी सीएम बिहार को आपने सुना। विजय सिन्हा काफी मजबूत दावा कर रहे हैं और लखीसराय सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। लखीसराय सीट से 5 बार वो जीत चुके हैं। लखीसराय सीट से आगे भी चल रहे हैं विजय सिन्हा। तो इसके अलावा हम बात करें, वही ज्योति सिंह की हम बात कर रहे थे, काराकाट सीट से पीछे चल रही हैं। राघोपुर सीट से तेजस्वी यादव आगे चल रहे हैं। तेजस्वी यादव को लेकर काफी चर्चाएं चली थी कि राघोपुर सीट से तेजस्वी यादव का मामला फंस सकता है, क्योंकि बीजेपी ने यहां से सतीश कुमार को मैदान में उतारा था। वही सतीश कुमार जो 2010 में राबड़ी देवी को जिन्होंने हराया था, प्लस जो एलजेपी के कैंडिडेट पिछली बार उतरे थे जी। और ये भी कहा जाता है कि पिछली बार भी ये चुनाव थोड़ा सा टफ था तेजस्वी यादव के लिए, लेकिन इस तरीके की चर्चा होती है, हालांकि इसकी पुष्टि नहीं होती इस तरीके की चर्चाओं की, कि इनडायरेक्टली चिराग पासवान ने तेजस्वी यादव की मदद करने के लिए वहां पर कैंडिडेट वहां पर उतारा था, ताकि जो तेजस्वी विरोधी या आरजेडी विरोधी वोट है वो थोड़ा बट जाए, ये इनडायरेक्टली। और नेताओं में ऐसा कहा जाता है कि अंडरस्टैंडिंग होती है। हमको याद है रोहन की यूपी के इलेक्शन में कई बार ऐसा होता था कि कल्याण सिंह और मुलायम सिंह यादव दोनों एकदम अपोजिशन के खेमे के रहते थे, समाजवादी पार्टी के चीफ और इधर ये बीजेपी के मुख्यमंत्री या फिर बीजेपी का सबसे बड़ा चेहरा। लेकिन कई बार इस तरह की खबरें आती थी, चर्चाएं जो सुनी जाती हैं, या तो इन्हें गप कह सकते हैं या फिर आप गॉसिप कह सकते हैं या फिर चर्चा कह सकते हैं, कि कई बार कल्याण सिंह की सीट जहां फंसती दिखती थी वहां मुलायम सिंह उनकी मदद करने के लिए कैंडिडेट कुछ ऐसा उतारते थे, या मुलायम सिंह का कहीं अगर गड़बड़ हो रहा है तो फिर कल्याण सिंह उनकी मदद करने के लिए कैंडिडेट उतारते थे। और नेताओं के बीच में ये आपसी अंडरस्टैंडिंग इस तरीके की रहती है। तो ऐसी एक अंडरस्टैंडिंग की चर्चा 2020 में हुई थी कि राघोपुर में जब तेजस्वी यादव की सीट फंस रही थी तब चिराग पासवान ने इनडायरेक्टली उनकी मदद करने के लिए, ऐसा कहीं कोई डॉक्यूमेंटेड नहीं है लेकिन ये चर्चा है, अपना कैंडिडेट दिया था। लेकिन जो कैंडिडेट उन्होंने दिए थे लोक जनशक्ति पार्टी के, वो कैंडिडेट शायद अब बीजेपी में शामिल हो चुके हैं, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन जी बीजेपी में वो शामिल हो चुके हैं। और इस वजह से इस बार कहीं ना कहीं तेजस्वी मुश्किल थोड़ी सी है, मुकाबला टफ हो गया था जी इस वक्त। तो तेजस्वी यादव की सीट से वही सतीश कुमार जो हैं बीजेपी के कैंडिडेट पीछे चल रहे हैं। राबड़ी देवी को उन्होंने हराया था, इस वजह से काफी मजबूत माने जाते हैं वहां पर। राघोपुर सीट की मैं बात करूं, वैसे राघोपुर सीट सुमित लालू परिवार का कोई गढ़ नहीं रहा है। लालू गढ़ नहीं रहा है वहां पर, बाकी जातियां के वोटर बिल्कुल संख्या में ऐसा नहीं है कि यादव ही वहां लालू परिवार का कोई गढ़ नहीं रहा है। लालू यादव यहां से 2 बार विधायक रह चुके हैं, राबड़ी देवी भी 2 बार यहां से जीत चुकी है। जहां से आप सोचिए कि राबड़ी देवी हार चुकी है तो वो गढ़ तो कतई नहीं गढ़ नहीं हो सकता है। तो जाहिर तौर पर तेजस्वी यादव फिलहाल तो आगे नजर आ रहे हैं, लेकिन अंत तक अब 12 बजे तक रुझान साफ हो जाएगा कि कौन आगे है कौन पीछे है। एक बार फिर से अपडेट देता हूं, 162 सीटों पर रुझान सामने आ चुके हैं। एनडीए 94 सीटों पर आगे है, इंडिया अलायंस 61 सीटों पर, 33 सीटों का फासला नजर आ रहा है। अन्य की बात करें तो 7 सीटें जा रही हैं अन्य के खाते में। अन्य में आप देख लें, जन सुराज पार्टी 5 सीटों पर आगे है, एआईएमआईएम 2 सीटों पर आगे है। जन सुराज प्रशांत किशोर कमाल करते नजर आ रहे हैं। हाँ, कमाल तो आप देख सकते हैं, 5 सीटें भी जीतना। हालांकि प्रशांत किशोर का दावा ये था कि या तो हमारा खाता नहीं खुलेगा या हम बहुमत पा जाएंगे, वो अलग बात है अगर दावे करना है, लेकिन 5 सीटों पर अगर आप आगे चल रहे हो, पहली बार आपने पार्टी बनाई, चुनाव लड़ा और पार्टी बनाई। और खास बात देखिए प्रशांत किशोर की जो सबसे अच्छी बात हमें लगती है वो ये है कि आप कोई आंदोलन से निकली हुई पार्टी तो है नहीं, जैसे कि दिल्ली में जो अरविंद केजरीवाल की पार्टी थी, आम आदमी पार्टी, उसने जो जीत दर्ज की थी पहले ही चुनाव में, बहुमत नहीं मिला था लेकिन अच्छी खासी सीटें दर्ज की थी 2013 में, तो वो तो एक अन्ना आंदोलन की लहर पर सवार होकर आई हुई पार्टी थी। लेकिन ये पार्टी जन स्वराज पार्टी किसी आंदोलन से तो निकली नहीं है, इन्होंने सिर्फ बिहार में जाकर 2 साल 3 साल काम किया है, लोगों से बातचीत की है, संवाद किया है, समझा है, रुके हैं, ठहरे हैं, सर्वे किया है, लोगों के मुद्दों को समझा है। उस आधार पर जन स्वराज पार्टी वहां पर चुनाव लड़ रही है। अगर ये 5 सीट पर आगे है, 10% वोट भी ला रही है, तो मुझे लगता है कि ये अपने आप में एक अचीवमेंट यहाँ पर होगा। ये बात यहाँ पर हम कह सकते हैं। फिलहाल
अभी हम ताज़ा जो रुझान आ रहे हैं उन रुझानों पर हम बात करते हैं। उन रुझानों पर अगर नज़र डालें तो बिहार में 243 कुल सीटें हैं, 166 सीटों का रुझान आ चुका है। उनमें से एनडीए 96 यानी 96 सीटों पर आगे चल रही है। इंडिया गठबंधन जिसके लीडर तेजस्वी यादव हैं, सीएम फेस हैं, वो 63 सीटों पर आगे हैं, 7 सीटों पर अदर्स आगे हैं। अगर आप एनडीए की बात करें, एनडीए के अंदर की बात करें तो वहाँ भी डिफरेंस बड़ा है। बीजेपी 59 सीटों पर आगे है, जेडीयू 34 सीटों पर, चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी आर 1 सीट पर आगे चल रही है। उसके अलावा अगर हम देखें तो जीतन राम मांझी की पार्टी हम 1 सीट पर आगे है और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम 1 सीट पर आगे है।